तो गाइस, अटैक ऑन टाइटंस की एंडिंग को लेके मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे उनमें बताया था कि एओटी की एंडिंग को लेके कौन कौन सी बातें मुझे पसंद आई थी और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसको कि फैंस ने क्रिटिसाइज किया था। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें जो मैंने बातें बताई हैं उसको मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। पॉजिटिव पॉइंट्स को इंटैक्ट रखूंगा और नेगेटिव पॉइंट्स को चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूस ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि अटैक ऑन टाइटंस फैंस ऐसा क्लेम करते हैं कि एओटी की स्टोरी इतनी ज़्यादा ट्रेजिक और डार्क है कि उसमें आप हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि किस तरीके की एंडिंग करवानी है ये ऑथर के हाथ में होता है और फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट उस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि उस एंडिंग को अचीव किया जा सके। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसियामा ने एरिन के कैरेक्टर के लिए क्या सोच रखा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना तो एरिन हीरो बनता है, ना ही विलन, ना ही एंटी हीरो। अटैक ऑन टाइटंस की एंडिंग अच्छी और बुरी तो छोड़ो, वो कंक्लूसिव भी नहीं लगती है। कंक्लूसिव का मतलब होता है एक ऐसे पॉइंट पे स्टोरी का खत्म होना जहाँ पे कि ऐसा फील आए कि कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया गया, कुछ अचीव किया गया। लेकिन अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया का कन्फ्लिक्ट उस लेवल तक एस्केलेट हो चुका होता है कि शायद उसका कोई भी सॉल्यूशन था ही नहीं। इसीलिए अटैक ऑन टाइटंस की शायद कोई भी परफेक्ट एंडिंग एग्जिस्ट करती ही नहीं है जो कि पूरे फैंडम को सेटिस्फाई कर दे। ये कुछ ऐसा हो गया कि मान लो एक ऑथर ने एक विलन क्रिएट किया, धीरे धीरे करके उसको पावरफुल बनाना स्टार्ट किया सो दैट उसकी हाइप क्रिएट हो, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया कि उसको हराने का कोई तरीका ही नहीं निकला, ना ही हीरोज़ के पास में और ना ही उस ऑथर के पास में। तो अल्टीमेटली जब हीरोज़ उस विलन को हरा भी देंगे तो भी वो अनरियलिस्टिक लगेगा और फैंडम को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसियामा ने इस कन्फ्लिक्ट को एकदम डेडलॉक वाली सिचुएशन तक एस्केलेट नहीं किया होता, सॉल्यूशन की गुंजाइश रखी होती, तो फिर अटैक ऑन टाइटंस की स्टोरी भी परफेक्टली कंक्लूड हो सकती थी। लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिससे कि इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर मैं अटैक ऑन टाइटंस के प्लॉट को समराइज करूँ तो ये शुरू से ही पैराडाइज आइलैंड वर्सेस मार्ले की बैटल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके बाद ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस एलियंस की बैटल बन जाती है और स्टोरी उस लेवल तक एस्केलेट हो जाती है कि एक डू और डाई वाली सिचुएशन है और दोनों में से कोई भी एक साइड ही जिंदा बचेगी। तो पहला तरीका तो है कि एलियंस खुद ही अपना सेक्रीफाइस कर दें। लॉजिकल है क्योंकि कम लोग अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर ग्रेटर गुड। प्रैक्टिकल भी है क्योंकि जीक के यूरोपियन एशिया प्लान से ऐसा हो सकता है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बताओ किस फैन को मजा आएगा इस तरीके की एंडिंग देखने में जहाँ पे कि उनके हीरोज को ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे केस में जब उनकी कोई गलती ही नहीं थी। तो इस वाले ऑप्शन में प्रैक्टिकलिटी है, लॉजिक है, कंक्लूजन भी निकल रहा है और कन्फ्लिक्ट भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन यहाँ पे भी नहीं है और इसीलिए ये वाली एंडिंग भी ट्रैश ही होती। फिर आता है दूसरा अल्टरनेटिव जिसमें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाए। स्टोरी उसी डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन पता नहीं इसियामा को क्या सूझी, उन्होंने 20% ह्यूमैनिटी को खत्म होने से बचा लिया, जिसके कारण ये कन्फ्लिक्ट और भी आगे बढ़ा और बड़े लेवल की वॉर हुई। अगर 100% ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती और सिर्फ एलियंस बचते ना, तो मैं इतना तो कह रहा हूँ कि कम से कम वॉर नहीं होती। ऐसा फील आता कि हाँ भाई कुछ अचीव हुआ है, कन्फ्लिक्ट कुछ हद तक सॉल्व हुआ है। हालांकि वो भी एक ट्रेजिक एंडिंग होती, उतने ही बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जाती, लेकिन एटलीस्ट कंक्लूजन निकलता। अब लास्ट एपिसोड आने से पहले हम सभी फैंस के पास में बस ये 2 ही अल्टरनेटिव थे, लेकिन इसियामा के पास एक तीसरा भी तरीका था इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, जिसको कि उन्होंने फॉलो भी किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और अगर वो इसको पूरी तरह से फॉलो कर लेते ना, तो ये अटैक ऑन टाइटंस की सबसे बढ़िया एंडिंग हो सकती थी। और ये तीसरा तरीका है अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया के रेसिज्म को ख़त्म करना। हम सभी को पता है कि एओटी की दुनिया में रेसिज्म इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि एलियंस के पास में टाइटन बनने की एबिलिटी है, और अगर इस एबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए तो फिर रेसिज्म भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे। लास्ट एपिसोड के पहले तक तो हमको पता ही नहीं था कि इस तरीके का भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, और इसीलिए यामिर का किंग फ्रिट्ज का स्लेव होना एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट पॉइंट लगा मेरे को। हालांकि फैंस को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, उनको लगा था कि एओटी की स्टोरी तो एक लव स्टोरी निकली। पर जरा ये सोचो कि अगर ये प्लॉट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा कि आखिर यामिर एलियंस को टाइटन क्यों बना रही है, और ना ही कोई सॉल्यूशन होगा जिसके जरिए एलियन के ऊपर से टाइटन के कर्ज को खत्म किया जा सके। तो कुल मिला के इस प्लॉट पॉइंट का होना तो ज़रूरी है। अब अटैक ऑन टाइटन फैंस रमले को सपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि उनके पास भी इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसियामा के पास तो था ना वो तीसरा ऑप्शन जिससे कि रेसिज्म को खत्म किया जा सकता है, वो भी रबलिंग के डैमेज को मिनिमाइज करते हुए।
लेकिन उसके बाद भी इसियामा ने रम्बलिंग करने का डिसीजन लिया और 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म किया, जो कि मेरे हिसाब से स्टोरी की गलत डायरेक्शन थी। अब ऐसा नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन्स की एंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उसको शुरू से ही रीराइट करना पड़ेगा, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना था कि एरन के कैरेक्टर को एक हीरो के तौर पे फिनिश करें या फिर एक विलन के तौर पे, क्योंकि एक प्रोटैगनिस्ट को ग्रे कैरेक्टर के तौर पे तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये टोटल नॉनसेंस है। देखो मेरे हिसाब से तो एरन को एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पे, एक हीरो के तौर पे ख़त्म किया जा सकता था, जिसके लिए उसे रम्बलिंग भी करनी पड़ती, क्योंकि देखो रम्बलिंग करना तो ज़रूरी था। रम्बलिंग के अराउंड इतनी हाइप क्रिएट हुई थी और अगर रम्बलिंग नहीं होती तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता, तो इसलिए रम्बलिंग होती, लेकिन उससे बिल्कुल मिनिमम डैमेज होता, जो कि ज़रूरी होता एक बड़े कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं ये बताने वाला हूँ कि अटैक ऑन टाइटन्स की एंडिंग को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो एरन को बहुत पहले ही ऐसा पता लग जाएगा कि यामिर किंग फेट्स की स्लेव है, वो टाइटन क्यों बनाती है, उसको किस तरीके से फ्रीडम दिलाई जा सकती है, और उसके फ्रीडम पाने से एल्डियंस के ऊपर से कर्ज भी अपलिफ्ट हो जाएगा। अब मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर सीन कहाँ पे प्लेस होना चाहिए था। मे बी एरन ने जब हिस्टोरिया का हाथ छुआ था तब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, और जैसे ही उसे इस बारे में पता लगता तो उसका गोल होता एल्डियंस के ऊपर से कर्ज को अपलिफ्ट करना, जिसके लिए उसे मिकासा के हाथों मरना पड़ेगा, और इसके लिए उसे दुनिया को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि उसका गोल है रम्बलिंग करना। उसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी, ये एग्जिस्ट फॉर्म होंगे, एरन उनको बिलीव दिलाएगा कि वो एल्डिया को रीस्टोर करना चाहता है बाकी की दुनिया को ख़त्म करके, और फिर बिल्कुल वैसा ही फिनाले होगा जैसा कि हुआ था। लेकिन मिकासा जैसे ही एरन का गला काटेगी, वैसे ही एरन की मेमोरीज मिकासा और आर्मिन के पास आ जाएंगी, जिनमें उनको ये पता लगेगा कि एरन का ट्रू इंटेंशन रम्बलिंग करना नहीं था, उसका ट्रू इंटेंशन था मिकासा के हाथों मरना, वो भी यामिर के सामने, सो दैट एल्डियंस के ऊपर से कर्ज अपलिफ्ट हो पाए। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सभी अटैक ऑन टाइटन फैंस को भी एक नया शॉकिंग फैक्ट पता लगेगा। एरन ने रम्बलिंग को स्टार्ट तो किया, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया। पैडीज आइलैंड और मार्ले के जरूर कुछ लोग मारे गए, लेकिन एरन ने जो कोलोसल टाइटन दुनिया को चपटा करने के लिए भेजे थे, उनको बीच में ही रोक लिया, बिकॉज उसका इंटेंशन रम्बलिंग करने का था ही नहीं। उसका इंटेंशन था लोगों को ऐसा बिलीव दिलवाना कि वो रम्बलिंग कर रहा है, सो दैट मिकासा उसे मारे, सो दैट एल्डिया कर्ज से आज़ाद हो पाए। तो इस तरीके से एरन के कैरेक्टर को एक हीरो के तौर पे ख़त्म किया जा सकता था, जो कि सेंस भी बनाता है। पर अब कितनी स्टोरी तुमने ऐसी देखी है जिसमें कि एक प्रोटैगनिस्ट एंड में जाके एंटेगनिस्ट बन जाता है, और बन भी जाता है, तो क्या वो स्टोरी का सेंस निकालता है? इससे बेटर तो ये है कि एरन ऊपर से दिखाए कि वो एक विलन है और अंदर से वो हीरो वाला काम करे, सो दैट वो इताची उचिया जैसे कैरेक्टर्स की लीग में आए और उसके इतने ज़बरदस्त कैरेक्टराइजेशन का कुछ तो सेंस देख ले। उसके बाद धीरे धीरे करके अटैक ऑन टाइटन्स की दुनिया से रेसिज्म खत्म हो जाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा दिखाया जा सकता है कि पैराडाइज आइलैंड रीबिल्ड कर रहा है, एरन को सब लोग हीरो मान रहे हैं, और अटैक ऑन टाइटन्स की दुनिया हमारी दुनिया जैसी ही हो चुकी है, जिसमें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट भी हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं कि किसी आइलैंड को, किसी देश को, पूरी दुनिया को तबाह करने की नौबत आ जाए। तो ये जो भी कुछ मैंने बताया, इस तरीके की अगर एंडिंग होती ना, तो मेरे हिसाब से ये अटैक ऑन टाइटन्स की बेस्ट पॉसिबल, या कहो कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग हो सकती थी। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे फैंस ऐसे होंगे जिनको कि ये एंडिंग भी पसंद नहीं आएगी, और बेसिकली उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि उनको रेसिज्म खत्म होना अनरियलिस्टिक लगेगा, या फिर उनको हैप्पी एंडिंग पसंद है ही नहीं। तो मैं दोनों ही बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो उस सीन को याद करो जब आर्मिन मार्ले के सोल्जर्स को कन्विंस कर देता है ये बिलीव करने में कि एल्डियंस के पास में अब टाइटन पावर नहीं है, और वो उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं। बताओ क्या ये चीज़ रियलिस्टिक थी? अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मार्ले के सोल्जर्स को या तो एल्डियंस को बंदी बना लेना था, या फिर उनको खत्म कर देना था। लेकिन अगर ऐसा करते हुए दिखा दिया जाता ना, तो रियलिटिकली तो सही होता, लेकिन फैंस को मजा नहीं आता। तो यहाँ पे इसियामा ने आइडियलिस्टिक अप्रोच को चूज किया, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि स्टोरी में कहीं पे रियलिटी और कहीं पे आइडियलिस्टिकनेस, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को ही चूज किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ये दोनों ही चीज़ें सेंस बनाती हैं, और अटैक ऑन टाइटन्स की दुनिया से रेसिज्म का खत्म होना उसी का एक एग्जाम्पल है, जो कि आइडियलिस्टिकली तो सही लगता ही है, बल्कि रियलिटिकली भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इसके मैं तुमको 3 एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सबसे पहले तो जिस कारण से अटैक ऑन टाइटन्स की दुनिया में रेसिज्म शुरू हुआ था, वो कारण ही अब खत्म हो जाएगा। यानी एल्डियंस के पास में टाइटन बनने की एबिलिटी नहीं होगी, तो अगर रूट कॉज खत्म तो फिर उसका इफेक्ट भी खत्म। फिर इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो सबसे बुरा सपना था
कि कहीं एल्डियंस ट्रबलिंग करके दुनिया को ख़त्म ना कर दें। उसको उन्होंने साकार होते हुए तो देखा, लेकिन साथ में ये भी देखा कि जिनको कि वो डेविल्स मानते थे, यानी कि एल्डियंस, उन्होंने ही उस ट्रबलिंग को रोका और दुनिया को बचाया। तो इससे भी उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। उनको समझ में आ जाएगा कि एल्डियंस भी इंसान है और उनके अंदर भी मोरालिटी है। और सबसे लास्ट में धीरे धीरे करके अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया के हर एक व्यक्ति को उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लग जाएगा। अभी तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लगता है कि पहले पैराडाइज आइलैंड ने अटैक किया था, जबकि रियलिटी कुछ और है। 150 साल से शांति थी और इस शांति को भंग किया था मार्गले ने, और पैराडाइज आइलैंड का अटैक सिर्फ उसका रिस्पॉन्स था। तो बेसिकली इन तीनों रीजंस की वजह से अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया का रेसिज्म खत्म हो सकता है। अब मैं आता हूँ उन फैंस पे जिनको कि हैप्पी एंडिंग पसंद ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक हैप्पी एंडिंग है। देखो, बहुत सारे लोग सैड और ट्रेजिक एंडिंग को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो इमोशनली हिट करती है, लेकिन ऐसा हैप्पी एंडिंग के साथ भी किया जा सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नियो जेनेसिस एवेंगेलियन। जिन लोगों ने एनीमे देखा है वो समझ गए होंगे कि इसकी एंडिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इनफैक्ट नियो जेनेसिस एवेंगेलियन और फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड, ये दोनों एनीमे इतने ज़्यादा पॉपुलर सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इनका लास्टिंग इंप्रेशन बहुत अच्छा है। इनकी एंडिंग ना ही सिर्फ हैप्पी नोट पे ख़त्म होती है, बल्कि फैंस को इमोशनली भी हिट करती है और सेटिस्फाई भी। अटैक ऑन टाइटन फैन भी बिल्कुल ऐसा ही डिजर्व करते थे। मैंने जो एंडिंग बताई है वो पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग नहीं है, उसमें एक इमोशनल इम्पैक्ट भी है, जो कि है एरिन का सेक्रीफाइस। तो आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया कि मैंने इस एंडिंग को बेस्ट पॉसिबल एंडिंग के तौर पे क्यों चुना है। अब आप लोग अगर मुझसे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके पास में इससे बेहतर कोई एंडिंग है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि हर अटैक ऑन टाइटन फैंस तक ये वीडियो पहुँचे, सो दैट हर किसी को इस समझ में आए कि वी अटैक ऑन टाइटन फैंस डिजर्व्ड बेटर।